तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। अब हम लोग जो है बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर जो हम लोग देखेंगे वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसमें अभी सबसे बेसिक रिएक्शन जो है, जो इसको आप अपने क्लास 11th में भी पढ़े होंगे, वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा क्या ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले इसका एक बेसिक डेफिनेशन कि ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। ग्लाइकोलिसिस एक सिंपल पाथवे है, मेटाबॉलिक पाथवे, जिसपे हम लोग 6 कार्बन कंपाउंड जो कि ग्लूकोज होता है उसको 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड मतलब पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस का हमारा दो तरीके से होता है। एक तो होता है हमारा एरोबिक एरोबिक पाथवे और एक होता है हमारा एनारोबिक पाथवे। अभी वो कैसे कैसे होगा हम उस पाथवे को भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है ग्लाइकोलिसिस पाथवे। देखते हैं क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले आपने जो भी कुछ खाया, ठीक है, तो आपने मान लीजिए कोई कार्बोहाइड्रेट खाया तो उससे आपको क्या मिला, ग्लूकोज मिला, क्योंकि हमारा कितना होता है 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन के कंपाउंड होता है। तो ग्लूकोज सबसे पहले आया हमारे बॉडी में, फिर चला गया हमारे सेल्स के अंदर। हाँ, एक चीज और, ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। पहले ब्लड स्ट्रीम में था, वहां से फिर चला गया हमारे सेल के अंदर। अब सेल के साइटोप्लाज्म में हमारा पूरी रिएक्शन होगा। सबसे पहले हमारा ग्लूकोज आया, जो कि हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है। वो ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब यहाँ पे एक फॉस्फेट आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक एटीपी की जरूरत पड़ेगा हमको। कैसे? एक एटीपी आया, वो हमारा टूट गया किसमें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये फॉस्फेट चला गया ग्लूकोज के पास 6 पोजीशन में, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो पहला स्टेप में हमारा क्या आया, एक एटीपी लगा, और यहाँ पे एक मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन इस पूरे साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जब भी अभी जरूरत पड़ेगी मैं मेंशन करते जाऊंगा। ठीक, पहले स्टेप में हमें क्या लगा, एटीपी लगा, मैग्नीशियम आयन लगा, और हर एक स्टेप पे एक स्पेसिफिक एंजाइम है। तो पहला स्टेप का एंजाइम है हमारा हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस। दोनों का काम सेम है, पर इन एंजाइम में भी थोड़ा डिफरेंस होता है, उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा क्या आ गया, हेक्सोकाइनेस या फिर ग्लूकोकाइनेस। उससे हमारा जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो गया हमारे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये हमारा कन्वर्ट होगा किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे जो एंजाइम हमको लगेगा वो हमारा होगा फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। तो हमारा, हाँ ठीक, ये हमारा जो सेकंड एंजाइम हो गया, हमारा हो गया फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। अभी जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, इस पे एक और फॉस्फेट जुड़ जाएगा, और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब यहाँ पे एक और फॉस्फेट ऐड हो रहा है, मतलब क्या होगा, एक और एटीपी लगेगा। तो एटीपी लगा हमारा, वो अगेन हमारा किसमें ब्रेक हो गया, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और यहाँ पे भी हमें एक मैग्नीशियम आयन का जरूरत पड़ा। और जो एंजाइम था हमारा, वो एंजाइम हमारा है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये एंजाइम हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा, दोनों हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ये हो जाता है दो अलग अलग कंपाउंड में। तो जब ये ब्रेक होगा तो दो अलग अलग कंपाउंड देगा। एक तो हमारा होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और एक हमारा बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहाँ पे जो एंजाइम हमको रिक्वायरमेंट होगा, जिस एंजाइम को, उसका नाम होता है अल्डोलेज। ठीक है, तो अब ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है, ये थोड़ा अनस्टेबल होता है। ये जो होता है हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। अब हमारा ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया। देन ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये हमारा कन्वर्ट होगा फिर हमारे किसमें, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। तो ये जो कन्वर्जन हुआ, इसमें हमारे एंजाइम का जो रिक्वायरमेंट होगा, वो एंजाइम हमारा होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। बहुत आसान है याद रखना, इसका नाम क्या, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, बस लास्ट में आपको डिहाइड्रोजिनेस जोड़ देना है। हाँ, तो ये एंजाइम लगा, और इस स्टेप में हमारा क्या होता है, एक NADH का फॉर्मेशन होता है NAD प्लस से। NAD प्लस जो होता है कन्वर्ट होता है किसमें, हमारा NADH प्लस H प्लस में। यहाँ पे हमारा क्या बन गया फाइनली, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे क्या होता है, एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो दो स्टेप हमने देखा था, यहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा था। ये एक ऐसा स्टेप आया जो जहाँ पे हमारा क्या है, डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस स्टेप पे भी हमें क्या लगेगा, एक मैग्नीशियम आयन का जरूरत पड़ेगा। अब ये जो हमारा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना, अब ये हमारा कन्वर्ट होगा किसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, हाँ, ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे जो एंजाइम लगा, वो एंजाइम होगा हमारा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। अगेन उसका नाम ही पूरा है, बस लास्ट में काइनेस जोड़ देना है। अब यहाँ पे जो दो फॉस्फेट था, एक फॉस्फेट चला गया। एटीपी जब ब्रेक डाउन होता है एटीपी का, तो एक फॉस्फेट देता है। अब इसके पास ऑलरेडी 2 फॉस्फेट है, फिर कन्वर्ट किस में हुआ, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, मतलब एक उसका एक फॉस्फेट चला गया,
उस फॉस्फेट को कौन लिया, यहाँ से हमारा क्या हुआ, एडीपी जो आया था वो इस 1,3 बीस ग्लिसरेट में से एक फॉस्फेट लिया और कन्वर्ट हो गया किसमें, एटीपी में। तो इस तरीके से जो हमारा दो फॉस्फेट था वो एक फॉस्फेट चला गया एटीपी के फॉर्मेशन में, तो हमारा फाइनली क्या बन गया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अभी जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है ये कन्वर्ट होगा हमारे किसमें, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। यहाँ पे एंजाइम क्या लगा, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। म्यूटेज एंजाइम मतलब क्या, कि सिंपल जो एक ही कोई ग्रुप है उस ग्रुप के बस पोजीशन में चेंज आ रहा है, पहले क्या था वो थर्ड पोजीशन में था, अब किसमें चला गया, हमारे सेकंड पोजीशन में, इसलिए हमको यहाँ पे क्या लगा, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। अब जो हमारा ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है ये फाइनली हमारा कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनोलेज। और ये स्टेप को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे एक वाटर का रिमूवल होता है और यहाँ पे भी हमें एक मैग्नीशियम आयन का जरूरत होता है। और फाइनली जो हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पायरुवेट में या तो फिर पायरुविक एसिड, एक ही नाम है दोनों का, सेम ही चीज है वो। तो फाइनली किसमें कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट में। यहाँ पे जो एंजाइम लगा वो है हमारा पायरुवेट काइनेस, और इस स्टेप में भी हमारा क्या होता है कि एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो पायरुवेट बना, यहाँ तक जो भी हमारा जो पूरा पाथवे था टिल पायरुवेट, ये होता है हमारा एरोबिक पाथवे। जब मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ऑक्सीजन की कमी होती है जिसको हम कहेंगे एनारोबिक पाथवे, एनारोबिक कंडीशन, तो इससे एक स्टेप और मतलब आगे बढ़ता है। ये जो पायरुवेट होता है जब एनारोबिक कंडीशन हो, जब ऑक्सीजन की कमी हो, तो ये जो पायरुवेट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे लैक्टेट में। लैक्टेट मतलब लैक्टिक एसिड में। यहाँ पे जो एंजाइम रिक्वायरमेंट होता है वो होता है हमारा लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। ये जो स्टेप होता है ये हमारा रिवर्सिबल होता है। यहाँ पे क्या होता है, जब लैक्टेट में कन्वर्ट होता है पायरुवेट एनारोबिक कंडीशन में, तो जो हमारा एक NADH होता है उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे किसमें, NAD+ में। अब ये जो NADH है ये आया कहाँ से, तो जो हमारा यहाँ पे एक NADH बना था कौन से स्टेप में, हाँ, जब हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ था 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट में, तो यहाँ पे एक NADH का फॉर्मेशन हुआ था। तो जब एनारोबिक कंडीशन होता है तो यही NADH का यूटिलाइजेशन हो जाता है इस स्टेप में, जब हमारा पायरुवेट जो होता है लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। तो ये जो छोटा सा लास्ट वाला पाथवे है, मतलब जो लास्ट वाला पार्ट है तो ये हमारा क्या होता है, एनारोबिक होता है। इस पे हमारा क्या होता है, NADH यूटिलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम लगता है वो होता है हमारा लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। तो ये पूरा हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे हो गया। अब इसको हम एनर्जेटिक्स देख लेते हैं। लेकिन एनर्जेटिक्स में जाने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पॉइंट्स क्या है, जो हमारा स्टेप 1, स्टेप 3 और जो स्टेप 10 होता है, ये हमारे 3 ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि हमारे इरिवर्सिबल होते हैं। इसके अलावा जितने भी स्टेप है सब के सब हमारे रिवर्सिबल स्टेप होते हैं। ये जो हमारा जो एनारोबिक में जो पायरुवेट वाला था ये भी हमारा कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। ध्यान रखना है आपको बस, स्टेप 1, स्टेप 3 और स्टेप 10 जो होंगे हमारे इरिवर्सिबल होंगे। और जो हाँ, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग ग्लूकोज बताया था ये हमारा 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। जब यहाँ पे ये डायहाइड्रोस एस्टोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट टूटा, तब हमारे तीन कार्बन का कंपाउंड हो जाता है। मतलब टूट गया क्योंकि वो दो अलग अलग 6 था तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल में टूट गया 3 कार्बन के, तो टोटल हमारा 6 कार्बन ही हो गया। तो जो हमारा लास्ट में जो पायरुवेट बना ये भी हमारा क्या होता है, 3 कार्बन का होता है और टोटल हमारे 2 पायरुवेट फॉर्म होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनली अब हम लोग एनर्जेटिक्स देख लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे पूरा एनर्जेटिक्स का टेबल ड्रॉ कर दिया है। इसमें देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा एटीपी फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले आते हैं जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, वहां पे जो हमारा एंजाइम लगा था एक्सोकाइनेस। ये मैं एंजाइम बस एडिशनल लिख दिया हूँ ताकि ध्यान रहे। तो जो हमारा स्टेप फर्स्ट था यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, मतलब -1 एटीपी हुआ। फिर जो स्टेप थर्ड होता है हमारा, जहाँ पे हमारा एंजाइम होता है वो कौन सा, फॉस्फोलैक्टोकाइनेस। यहाँ पे भी क्या होता है हमारा एक एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, यहाँ पे भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे -1। फिर जो फिफ्थ स्टेप आता है यहाँ पे हमारे एंजाइम जो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। इस स्टेप में हमारा क्या होता है, एक NADH का फॉर्मेशन होता है। तो एक NADH जो होता है वो हमारा टोटल 2.5 एटीपी देता है। ये मतलब जब हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो हमारा कन्वर्ट होता था किसमें, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, तो हमारा क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं वहां पे। जो हमारा 6 कार्बन का ग्लूकोज होता है वो टूट जाता है, जैसे मैंने वो पहले बताया था 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है। तो यहाँ पे NADH बना, लेकिन टोटल हमारे पास कंपाउंड कितना था, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड थे, इसीलिए हमारा 2.5 इंटू 2, तो टोटल हमारा कितना एटीपी मिला हमको यहाँ पे, 5 एटीपी। फिर आते हैं स्टेप 6 पे। स्टेप 6 में हमारा जो एंजाइम था
1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। यहाँ पे हमारा डायरेक्ट एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। फिर अगेन वही हमारे पास 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 1 × 2 = 2 हो गया। फिर आते हैं फाइनल स्टेप हमारा क्या 7 स्टेप पे, जहाँ पे हमारा एंजाइम लगता है पायरुवेट काइनेस। यहाँ पे क्या होता है, अगेन हमारा एटीपी फॉर्म होता है, मतलब एक एटीपी फॉर्म होता है, टोटल 2 मॉलिक्यूल है, तो अगेन 1 × 2 = हमारा हो गया 2। तो टोटल एटीपी अगर हम देखेंगे, टोटल एटीपी गेन तो हमारा कितना हो गया 9 हो गया। लेकिन जो हमारा जो फर्स्ट और थर्ड स्टेप था, यहाँ पे हमारा एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें नेट एटीपी गेन निकालना है तो हमें क्या करना होगा 9 - 2, ये जो दो तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, मतलब नेट हमारा एटीपी कितना हो जाएगा 7 एटीपी। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में आ सकता है टोटल एटीपी गेन बोला तो ध्यान रखना 9 होगा, पर अगर नेट बोला तो आपको ये दो को माइनस करना होगा, तो नेट एटीपी कितना आ जाएगा हमारा 7। अब ये इसका पूरा एनर्जेटिक्स हो गया। अब इसका हम रेगुलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस का पूरा मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया है। इसके अंदर चलिए समझते हैं कि रेगुलेशन कैसे कैसे होता है। सबसे पहला जो हमारा एंजाइम जो मैंने आपको बताया था ग्लूकोकाइनेस, इसका जो एक्टिवेटर होता है वो होता है इंसुलिन, और इनहिबिटर जो इसका होता है वो होता है हमारा ग्लूकागॉन। सेकेंड एंजाइम हमारा है हेक्सोकाइनेस। इसको फिलहाल हम लोग जो बुक फॉलो करते हैं उसमें तो इसका एक्टिवेटर के बारे में मेंशन नहीं था, तो मैंने भी मेंशन नहीं किया है। इसका जो इनहिबिटर होता है हेक्सोकाइनेस का वो होता है हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। थर्ड हमारा जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस होता है, इसके बहुत सारे एक्टिवेटर होते हैं। एक होता है इसका इंसुलिन, एएमपी, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। ध्यान रखने से इसको वहां से कंफ्यूज मत होना, जहां पे हमने फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट पढ़ा था, यहाँ पे फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है। तीसरे इसका होगा हमारा क्या फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 2। ये सब जितने भी एंजाइम थे हमारे किसके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस से क्या है, एक्टिवेटर एक्टिवेटर है। इसका जो इनहिबिटर होगा वो होगा हमारा क्या ग्लूकागॉन, एटीपी, सिट्रेट, लो पीएच, असाइक्लिक एएमपी। फोर्थ हमारा एंजाइम आता है पायरुवेट काइनेस। इसके एक्टिवेटर है हमारे इंसुलिन, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसका जो इनहिबिटर होगा वो क्या होगा हमारा ग्लूकागॉन, एटीपी एंड साइक्लिक एएमपी। लास्ट हमारा आ जाता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। इसका जो एक्टिवेटर होता है वो होता है हमारा कोए, NAD+। इसका जो इनहिबिटर होता है वो होता है हमारा एस्टाइल कोए और NADH। तो इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, इसको बस आप लोग को डायरेक्ट ध्यान ही रखना पड़ेगा। तो ये इसके साथ हमारा जो पूरा रेगुलेशन है, इसका जो रेगुलेशन है ग्लाइकोलिसिस का, ये हमारा कंप्लीट होता है। तो ये दोस्तों हमारा पूरा रेगुलेशन खत्म हो गया। अब इससे कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं इस साइकिल के, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारे एक ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि हमारे बॉडी के हर एक सेल में होता है। दूसरा क्या है कि जो हमारे एरिथ्रोसाइट होते हैं उसमें एनर्जी का एकमात्र सोर्स हमारा क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस ही होता है। पर एरिथ्रोसाइट में क्या होता है, जो हमारा आरबीसी होता है, मैच्योर्ड आरबीसी, उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं, तो उसमें हमारा एरोबिक पाथवे फॉलो नहीं होता, उस पर हमारा क्या होता है एरोबिक पाथवे फॉलो होता है। तो एक रीजनिंग का भी क्वेश्चन हो सकता है आपको, तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि हमारा जो एरिथ्रोसाइट है उसमें तो एकमात्र सोर्स सही होगा ग्लाइकोलिसिस, लेकिन उसमें भी हमारा क्या होगा एनारोबिक पाथवे फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया उसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है। तीसरा क्या होता है कि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस होता है, ये पाथवे हमें कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और क्या, और हाँ, और साथ ही साथ हमारा जो फैट में जो ग्लिसरॉल पार्ट होता है उसके फॉर्मेशन के लिए भी हमारा ये कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड करता है ग्लाइकोलिसिस पाथवे। तो ये एक दो इसके पॉइंट्स हो गए। और हाँ, एक पॉइंट और मुझे अभी ध्यान आया एनर्जेटिक्स का, जो मैं आपको उस समय बता नहीं पाया, वो है कि जब हमारा एनारोबिक पाथवे फॉलो होता है, जब हमारा पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, तो वहां पे हमारा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि NADH यूज हो जाता है। अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है टोटल पायरुवेट के, तो जब वो लैक्टेट में कन्वर्ट होता है तो हमारा 2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है, और एक NADH जो होता है टोटल हमारा 2.5 ATP देता है। तो 2.5 × 2, तो टोटल हमारा कितना ATP लॉस हो गया, 5 ATP लॉस हो गया। पहले हमने क्या देखा था, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में नेट एटीपी गेन हमारा 7 था। तब जब एनारोबिक कंडीशन आया तो हमारा 5 एटीपी चला गया, तो 7 - 5 टोटल कितना हो गया 2। तो एनारोबिक की कंडीशन में क्या होता है, नेट एटीपी गेन 2 होता है। इस बात को भी जरूर ध्यान रखना। तो ठीक है, सारे मैंने पॉइंट्स कवर कर दिए, हमने पूरा ग्लाइकोलिसिस देख लिया। तो इसी के साथ हमारे ये आज का जो लेक्चर है खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी डाउट्स हो अगर आपको, तो आप कमेंट में जरूर पूछें, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक वीडियो चाहिए तो उसको भी आप जरूर कमेंट में लिखें, हम लोग उस पर वीडियो लाएंगे। ऐसे तो कंप्लीट करेंगे हम लोग हर टॉपिक्स को, लेकिन अगर आपको जरूरत है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो उसको आप जरूर बताएं, हम उस पर वीडियो लाएंगे। और
ठीक है, ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।